1. बच्चों सुप्रभात। मैं अरुण कुमार रेसिडेंशियल पारामाउंट मिशन स्कूल से यूट्यूब चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं वर्ग 8 को हिंदी विषय से पाठ 4 पहली चूक पढ़ाने जा रहा हूं, जिसके लेखक हैं श्री लाल शुक्ल। और इस पाठ को पढ़ने से पहले हम लोग इसके कठिन शब्दों की ओर चलेंगे। एक नज़र में इस कठिन शब्दों को देख लें। जैसे बान का मतलब होता है व्यापार, अधम मतलब होता है घटिया, बिलो स्टैंडर्ड मतलब बहुत कम किस्म का, हाथ लगाना, काम शुरू करना, पेशा, व्यवसाय, धंधा को कहते हैं। जाहिलो मूर्ख को कहते हैं, गवार मूर्ख, उसको जाहिल बोलते हैं। पवित्र का मतलब होता है शुद्ध। पंचभूत मतलब 5 तत्व। इस शरीर को, मनुष्य के शरीर को 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ बताया गया है, जिसमें पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु बताया गया है, और इसी को पंचभूत कहते हैं। पंचगव्य गाय से प्राप्त 5 वस्तुएं पंचगव्य कहलाती है, जैसे दूध, दही, घी, गौमूत्र, गोबर। दंग रह जाना मतलब आश्चर्यचकित होना। प्रशंसा मतलब होता है तारीफ करना। कॉफ़ी हाउस कॉफ़ी पीने का स्थान। ठूठियाँ मतलब फसल कटने के बाद खेतों में बची गरी लकड़ी। क्लब का मतलब होता है क्लब, एक संस्था जिसको कहते हैं। हीरो नायक। राह मतलब रास्ता। हीरोइन मतलब नायिका। चूक मतलब भूल, कमी। बात टाल देना, बात की ओर ध्यान न देना। अध्ययन पढ़ाई। हताश मतलब निराश हो जाना। हुक्म मतलब आज्ञा। कीटनाशक कीड़े मारने वाली दवाई को कीटनाशक बोला जाता है। स्वाभाविक मतलब होता है कुदरती, सहज। रिसर्च खोज। लता बेल एक प्रकार का क्या है, पौधा है जिसको लता कहते हैं। अब हम लोग चलेंगे इस पाठ की ओर। पहली चूक जो शीर्षक दिया गया है, पहले शीर्षक को हम लोग समझेंगे। जो पहली चूक का मतलब होता है भूल। एक भूल करने के बाद मनुष्य को क्या लाभ या हानि होती है, उसी के बारे में यहाँ बताया गया है। भूल का परिणाम क्या होगा, भूल करना चाहिए कि नहीं, भूल से हमारा जीवन सफल बनेगा या असफलता की ओर हम जाएंगे, उसी के बारे में इसमें बताया गया है। यह पाठ एक व्यंग लेख है। इसमें ऐसे पढ़े लिखे लोगों पर व्यंग किया गया है जो शहरी होते हैं पर व्यवस्थावश गाँवों में जाते हैं। व्यंग का मतलब होता है किसी का मजाक उड़ाना, ठीक है। वे गांव के वातावरण से सर्वथा अपरिचित होते हैं। वे सिनेमा और पुस्तकों में गांव के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। उसी के आधार पर मन में कल्पना के मनमोहक गांव की छवि बनाते हैं। जब वे किसी गांव में पहुंचते हैं तो वहां उन्हें यथार्थ से सामना करना पड़ता है। उनकी कल्पना का लोक ध्वस्त हो जाता है। ऐसे में कई बार उनकी स्थिति हास्यास्पद हो जाती है। लेखक ने जीवन की वास्तविकता की झांकी प्रस्तुत करने में हास्य व्यंग का आश्रय लिया है। तो ये पाठ से पहले बताया जाता है जो यह किस प्रकार की कहानी है, मतलब एक पढ़े लिखे लोग किस प्रकार खेती करते हैं और गांव के लोग उन्हें क्या समझते हैं, उसी के बारे में इसमें बताया गया है। सबसे पहला लाइन है, उत्तम खेती, मध्यम बान, अधम चाकरी, भीख निदान। उत्तम खेती कैसा होना चाहिए, उत्तम होना चाहिए। व्यापार मध्यम होना चाहिए। उधम चाकरी, भीख निदान। और उधम का मतलब होता है, चाकरी का मतलब होता है नौकरी करना,
नौकर का काम करना, और ये सबसे छोटा काम होता है और भीख के समान होता है। यह कहावत पहले भी मैं कई बार सुन चुका था। अब हुआ कि बीए पास करने के बाद मुझे अधम चाकरी मिली ही नहीं। लेखक कह रहे हैं जो कहावत इसमें वर्णित है, कहावत जो कहा गया है, इस कहावत को कई लोगों से मैंने कई बार सुना है, और बीए पास करने के बाद मतलब एक डिग्री लेने के बाद मुझे कहीं भी नौकरी नहीं मिली, इसलिए उसे भीख निदान समझकर मैंने खेती के उत्तम व्यवसाय में हाथ लगाना चाहा और अपने गांव चला आया। मेरे चाचा ने मुझे समझाया, खेती का काम है तो बड़ा उत्तम, पर फारसी पढ़कर जिस प्रकार तेल नहीं बेचा जा सकता, वैसे ही अंग्रेज़ी पढ़कर खेत नहीं जोता जा सकता। उनके चाचा एक किसान हैं जो गांव में रहते हैं। वह समझाते हैं कि खेती का काम बहुत उत्तम है, लेकिन पढ़े लिखे लोग फारसी पढ़कर मतलब क्या, जो पढ़े लिखे लोग शिक्षित लोग तो हमेशा पढ़ाई का काम करते हैं, उनसे ये खेती का काम करना, तेल बेचना दोनों बराबर है। खेती का काम करना आसान उनके लिए नहीं है। इस पर मैंने उन्हें बताया, लेखक बताते हैं कि इस पर मैंने उन्हें बताया, यह सब कुदरत का खेल है, क्योंकि फारस में तेल बेचने वाले संस्कृत नहीं बोलते, खेत जोतते हैं। फारस जगह है। चाचा बोले, बेटा यह खेती का पेशा तुमसे नहीं चलेगा, यह तो हम जैसे जाहिलों के लिए है। इसमें तो दिन रात पानी और पसीना, मिट्टी और गोबर से खेलना पड़ता है। चाचा समझाते हैं उनको, जो देखो खेती का पेशा, खेती का व्यापार मतलब खेती करना ऐसा काम है जिसमें हमेशा खेतों में ही लगा हुआ रहना पड़ता है, पसीना छूटता हुआ रहता है, हमेशा मिट्टी से गोबर से खेलना पड़ता है, मिट्टी के साथ काम करना पड़ता है और गोबर पटाना पड़ता है। इसलिए इसे जाहिलों के लिए बनाया गया है, यह आप लोगों का काम नहीं है। इस पर मैंने जवाब दिया कि यह शरीर ही मिट्टी का बना हुआ है और गोबर तो परम पवित्र वस्तु है। मिट्टी का स्थान यदि पंचभूत में है तो गोबर का स्थान पंचगव्य में है। पंचगव्य के बारे में बताया गया है शब्दार्थ में आपको, गाय से मिलने वाले 5 वस्तुएं जो है पंचगव्य कहलाती है। और पंचभूत के बारे में भी बताया गया है, जो क्षिति जल पावक गगन समीरा, ये 5 जो होते हैं इसको पंच तत्व बोलते हैं। तो लेखक बताते हैं कि यह शरीर भी, मनुष्य का शरीर मिट्टी का बना हुआ होता है, जिसे एक न एक दिन क्या हो जाना पड़ता है, मिट्टी में मिल जाना पड़ता है। और गोबर उसका क्या है, परम पवित्र वस्तु है। तो मिट्टी का स्थान पंचभूत में है। शरीर समाप्त हो जाने के बाद वह मिट्टी में मिल जाता है। और गोबर का स्थान पंचगव्य में, मतलब गाय से प्राप्त गोबर क्या है, पंचगव्य है। मेरे मुंह से पवित्रता की बात सुनते ही चाचा दंग रह गए। आसपास बैठे हुए लोगों में धन्य है का नारा लग गया। सब लोग आश्चर्य करने लगे कि आखिर यह बात इसके समझ में कैसे आई, यह कैसे जान गया जो गोबर और शरीर के बारे में। तो सबने उसकी वाहवाही की, धन्यवाद दिया। तब मैंने फिर कहना शुरू किया, और चचा यह खेती जाहिलों का पेशा नहीं है, बड़े बड़ों ने इसकी प्रशंसा की है। कार्लाइल ने इस पर लेख लिखे हैं। टॉलस्टॉय तो स्वयं किसान हो गया था। वॉल्टेयर खुद बागवानी करता था। ग्लैडस्टन लकड़ी चीरता था। अपने देश में भी गौतम जैसे ऋषि गेहूँ बोते थे। इसलिए खेती को उत्तम मानना ही चाहिए। मैं कल से खेती करूँगा, मेरा यही फैसला है। फिर लेखक समझा रहे हैं अपने चाचा को, ये चाचा यह जो खेती का काम है यह जाहिलों का नहीं है, जाहिलों का काम नहीं है, यह जानकारी रखने वाले लोगों के लिए है। जो आदमी शिक्षित होते हैं उनका खेती करने का तौर तरीका अलग होता है। अब कई उदाहरण के द्वारा इन्होंने स्पष्ट किया है। जो क्लाइन लेखक हैं जिन्होंने लेख लिखे हैं। टॉलस्टन स्वयं किसान बन गया था। वॉल्टेयर बागवानी लगाता था।
ग्लैडस्टोन लकड़ी चीरता था, गौतम ऋषि जो थे वह गेहूँ बोते थे। इस तरह से इन्होंने कई उदाहरण के साथ अपने चाचा को समझाए। मेरे चाचा मेरी बात से प्रभावित तो हुए, पर बोले बेटा खेती करोगे, पर इतना समझ लो कि खेतों के आसपास ना तो कॉफ़ी हाउस होते हैं ना क्लब। चाचा का मानना है जो लोग पढ़े लिखे होते हैं, जो लोग शिक्षित होते हैं, उनका रहने का लिविंग स्टैंडर्ड जिसको बोलते हैं, रहने का रहन सहन जिसको कहते हैं, वह थोड़ा उच्च होता है। वो चाय कॉफ़ी के आदी होते हैं, उनको क्लब जाने का शौक़ होता है। तो वह बताते हैं जी बेटा खेती करोगे ठीक है, लेकिन यहाँ कोई कॉफ़ी हाउस नहीं है जो जाके वहाँ पर कॉफ़ी पियोगे, और न ही कोई क्लब है जहाँ जाके तुम अपने दिल को बहलाओगे। सिनेमा घरों की गद्देदार कुर्सियाँ की जगह अरहर की ठूठियाँ पर घूमना फिरना होता है। हमारे खेतों के आसपास क्या है, सिनेमा घर नहीं है, क्या है, अरहर की ठूठियाँ। जो ठूठिया के बारे में बताया गया है, जो फसल कट जाने के बाद जो छोटा छोटा पौधा बच जाता है जिसमें पत्ते वगैरह नहीं होते, उसको ठूठिया बताया गया है। तो यह बताते हैं जो सिनेमा घरों में जिस प्रकार से गद्देदार कुर्सियों पर बैठ के वहाँ का लुत्फ़ लिया जाता है, उस प्रकार नहीं, यहाँ पर उन अरहर की ठूठियों पर क्या होगा, घूमना फिरना होता है। आगे यहाँ मैं आपको बता दूं कि मुझे सिनेमा का बड़ा शौक़ है। लेखक कहते हैं कि मैं आपको बता दूं चाचा जी कि मुझे सिनेमा का बड़ा शौक़ है, मतलब मैं सिनेमा देखता हूं, मुझे सिनेमा बहुत ही पसंद है। वह इसलिए कि सिनेमा खेती की उन्नति का एक अच्छा साधन है। अब बताते हैं कि सिनेमा मैं क्यों देखता हूं, क्योंकि सिनेमा खेती का उत्तम साधन है। सिनेमा के द्वारा खेती का बड़ा प्रचार हुआ है। सिनेमा घरों में सिनेमा के द्वारा फिल्मों जो दिखाया जाता है, फिल्म उसमें भी खेती के बारे में बताया जाता है। किसान का दृश्य होता है, किस प्रकार खेती करते हैं वह भी बताया जाता है। बड़े बड़े हीरो खेत जोतते जाते हैं और गाते जाते हैं। हीरोइन खेत पर टोकरी में रोटी लेकर आती है। हरी भरी फसल में आँख मिचौलने का खेल होता है। फसल काटते समय हीरोइन के साथ बहुत सी लड़कियां नाचती है और गाती भी हैं। यह लेखक जो है अपने चाचा को समझा रहे हैं। तो देखिए इस तरह की बात उसमें होती है। सिनेमा घरों में, फिल्मों में क्या होता है, हीरो जो है खुद खेत जोतते हैं ट्रैक्टर से, हीरोइन क्या है रोटी लेकर आती है। फिर एक दूसरे के बीच में, हरी भरी फसल के बीच में क्या होता है, आँख मिचौलने का खेल होता है, कई तरह के गीत होते हैं, है ना। इस तरह से जो है उसमें फसल के बारे में भी बताया जाता है। वे नाचती है और फसल अपने आप कटती जाती है। ऐसे ही मधुर दृश्यों को देखकर पढ़े लिखे आदमी गांव में आने लगते हैं और खेतों के चक्कर काटने लगते हैं। इस प्रकार सिनेमा द्वारा खेती की शिक्षा मिलती है। सच पूछिए तो खेती करने की सच्ची शिक्षा मुझे भी सिनेमा से ही मिली। दूसरे दिन चाचा ने मुझे खेतों पर जाकर काम करने के लिए कहा। मैंने पूछा खेत कहाँ पर है, तो लेखक के द्वारा बताया गया जो किस प्रकार सिनेमा के द्वारा खेती के बारे में बताया जाता है और खेती से किस प्रकार लोग प्रभावित होते हैं और किस प्रकार शहर से गांव की ओर खेती करने के लिए मुड़ते हैं, चले आते हैं। फिर उनके चाचा जी खेत में काम करने के लिए बताते हैं। तो लेखक पूछते हैं कि खेत कहाँ पर है। उन्होंने कहा, लेखक के चाचा बताते हैं गांव के दक्षिण की ओर रामेश्वर के बाग के आगे से गलियारा जाता है। यह रास्ता बताते हैं जो हमारा जो खेत है वह जाने का इस तरह से रास्ता है। रामेश्वर किसी पड़ोसी का नाम है और वहाँ उनका नाम आया है। रामेश्वर के बाग के आगे से गलियारा जाता है, मतलब रामेश्वर का जो बागवानी है उसके आगे से एक गलियारा जाता है और गलियारे के पश्चिम एक राह फूटती है। फिर गलियारे के पश्चिम जाना है, वहाँ से एक रास्ता फूटती है। राह के उत्तर एक मेर जाती है। मेर किसको बोलते हैं, खेतों में
क्या होता है, आरी बनाया जाता है, बड़ा बड़ा ऊंचा थोड़ा करके, उसी को मेर कहा जाता है। और तो उन्होंने बताया कि राह के उत्तर एक मेर जाती है, मेर के पूरब गन्ने का एक खेत है, गन्ने के पास बाजरा खड़ा है, वही अपने खेत जोते जा रहे हैं, तुम वहीं जाकर काम देखो। ये लेखक को चाचा के द्वारा खेत पर जाने के लिए बताया गया रास्ता है। लेखक अब क्या करते हैं, आगे देखिए आगे क्या बताया जा रहा है। मैं चल पड़ा, लेखक चल दिए अपने खेत की ओर। कुंवार का महीना था, आसमान पर हल्के हल्के बादल थे, तार और खजूर के पेड़ हिल हिल कर एक दूसरे के गले मिल रहे थे, सब कुछ सिनेमा जैसा लग रहा था। तभी आगे एक कुआं दिख पड़ा। सिनेमा में क्या होता है वो बता रहे हैं। सिनेमा में हीरोइन कुएं पर पानी भरती है और हीरो खेत की ओर जाते हुए उससे बातें करता है। मैंने रुककर सीटी बजाई पर कुआं सुनसान था, किसी की पायल नहीं झनकी, न कोई घड़ा फूटा। इसी तरह पूरा रास्ता कट गया। न खेतों में आँख मिचौनी का दृश्य दिख पड़ा, न हीरो ने कोरस गाए। मुझे देहात से बड़ी निराशा हुई। मैं चुपचाप अपने रास्ते पर चलता गया। लेखक जितनी बातें सिनेमा घर के बताए थे अपने चाचा को, वो सारी बातें यहाँ पर ढूंढ रहे थे जब वह अपने खेतों में जा रहे थे। लेकिन वहाँ एक कुआं मिला, लेकिन कुआं पर कोई उनसे बात करने के लिए नहीं था। उन्होंने सीटी बजाई, लेकिन कुआं क्या था, सुनसान था। किसी हीरोइन की पायल की आवाज़ नहीं थी, न कोई घड़ा, है ना। इस तरह से उनका रास्ता जो था क्या हुआ, सुनसान कटा, जिससे वो क्या हो गए, निराश हो गए। और वो कहने लगे स्वयं में, जो देहात भी क्या है, यह बड़ी निराशा की चीज़ है। मुझे देहात में बड़ी निराशा हुई, मतलब उनको उन सब दृश्यों को देखकर यह दृश्य क्या लगने लगा, फीका लगने लगा और अपने आप को निराश महसूस करने लगे। आगे अब मैं ऐसी जगह पर पहुंचा जहां खेत होने चाहिए थे। फिर आगे चलते हैं। चाचा ने बताया था कि वहीं गन्ने का खेत है और वहीं बाजरा खड़ा है। बाजरा भी क्या है, मकई जिस प्रकार का होता है उसी प्रकार बाजरा की खेती होती है। तो बाजरे का भी फसल लगी हुई रही होगी, इसलिए यहाँ पर बताया गया है जो वहीं पर बाजरा खड़ा है। गन्ना का भी खेत है और उसके पास बाजरा का भी खेती की गई है। मैं गन्ने के बारे में ज़्यादा नहीं जानता था, इसलिए बाजरा का सहारा लेना पड़ा। एक मेड़ पर एक अधेड़ किसान खड़ा हुआ था। उसके पास जाकर अपना गाना बंद करते हुए मैंने पूछा, आपका नाम बाजरा तो नहीं है? किसान ने मेरी ओर घुरकर देखा, फिर घबराहट के साथ पूछा, आप क्या पूछ रहे हैं? मेरा नाम तो रामचरण है। एक आदमी मेड़ पर खड़ा दिखाई दिया। लेखक को लगा जी यही कहीं बाजरा नाम का आदमी नहीं तो है। लेखक को लगा जी बाजरा क्या है, एक आदमी का नाम है, इसलिए उस आदमी से उन्होंने पूछा कि आपका नाम बाजरा तो नहीं है? तो वह किसान उनको घूरते हुए देखा और कहा जी मेरा नाम बाजरा नहीं, मेरा नाम क्या है, रामचरण है। मैंने रामचरण के कंधे पर हाथ रखकर मित्रता के भाव से कहा, तो भाई रामचरण मुझे बताओ यह बाजरा कौन है, कहाँ रहता है, वह कहाँ खड़ा है, खड़ा कहाँ है, इसे क्यों खड़ा किया गया है? ये सारे प्रश्न लेखक ने ये किसान रामचरण से प्रेम की भाव से ही पूछते हैं, पितृता के भाव से पूछते हैं। मेरी बात सुनते ही रामचरण जोर से हंसने लगा। ये लेखक की बात सुनकर रामचरण क्या करने लगे, हंसने लगे। आसपास काम करते हुए किसानों को पुकार कर उसने कहा, यह देखो ये भैया, यह देखो ये भैया, तो बाजरा तो आदमी समझ रहे हैं, है ना। ये कह रहे हैं रामचरण, सारे आसपास में जो किसान काम करते थे सबको बुला लिए। जैसे कोई नया बात होती है तो हम लोग अपने आसपास के लोगों को बुलाते हैं और बताते हैं, ठीक उसी प्रकार का दृश्य यहाँ पर दिखाया गया है। यह लेखक के द्वारा कई तरह का प्रश्न पूछा गया है। तो ये प्रश्न क्या है, मामूली सा प्रश्न है और
इसका उत्तर भी मामूली सा ही है, इसलिए ये मजाक के तौर पे ले रहे हैं, इसको व्यंग के तौर पे ले रहे हैं और सबको बुला के कह रहे हैं देखो ये बाजरा जैसे आदमी को खोज रहा है, ये बाजरा को आदमी समझ रहा है। 2-3 किसान हंसते हुए वहाँ आ गए। मैं समझ गया कि मुझसे चूक हो गई है। अब लेखक कहते हैं जब मैं यह समझ गया कि मुझसे क्या हो गई है, भूल हो गई है, इसलिए बात पलटते हुए मैंने कहा ओ मैं तो हंसी कर रहा था, दरअसल मैं तो बाजरे के पेड़ की छां ढूंढ रहा था। लेखक आप समझ गए जो बाजरा किसी आदमी का नाम नहीं है, यह किसी फसल का नाम है, किसी अनाज का नाम है। तो उन्होंने अपनी बात बदलते हुए कहा जी मैं बाजरा की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बाजरा के छाँव की बात बाजरे की पेड़ की छाँव ढूंढ रहा था, उसी के बारे में बता रहा था। उसी पेड़ के पास मेरे चाचा के खेत हैं। इस बार वे किसान कुछ और ज़ोर से हंसे। मुझे भी झेप सी लगी, पर मैंने हंसकर बात को टाल दिया। इस बार किसान जितने भी किसान थे वो ज़ोर से हंसे, है ना। और क्या हुआ, मुझे भी झेप सी लगी, उनको भी लगा जे इसमें कुछ मैंने और कुछ ज़्यादा ही गलती बता दिया है। दूसरे दिन से ही मुझे इस बात की चिंता हुई कि ऐसी चूक मुझसे कहीं दोबारा न हो जाए। मतलब इनसे भूल पर भूल होती जा रही है, बोलने में परेशानी हो रही है। इनको लग रहा है जो हम सही बोल रहे हैं, लेकिन इनसे क्या हो रही है, भूल हो रही है। अब इनको लग रहा है जो ऐसी गलती हमें नहीं करना चाहिए। इसलिए कृषि शास्त्र की मोटी मोटी किताबें मंगवाकर मैंने इनका अध्ययन आरंभ कर दिया। गांव में मैं हताश हो गया था, है ना। गांव में क्या हो गया था, वे बिल्कुल निराश हो गए थे। वहाँ वह था ही नहीं जो मैंने पहले पर्दे पर देखा था। लेखक तो यह समझ रहे थे कि जो भी चीज़ सिनेमा घरों में दिखाया जाता है ठीक वही चीज़ गांव के खेती करने में होता है। लेकिन जब वास्तविकता सामने आई तो वह हताश हो गए। फिर भी मैं अध्ययन करता रहा। अध्ययन करते करते मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि आदर्श खेती गांव में हो ही नहीं सकती, पर शहर में ही होती है। यह सब इस प्रकार से हुआ। अब उन्होंने खेती के कई किताबें मंगवाए, खेती करने के, किसानी कृषि शास्त्र के कई किताबें मंगवाए और सबका अध्ययन किया। मुझे अब अध्ययन करने के बाद पता चलता है, किसी भी चीज़ का अध्ययन करने के बाद पता चलता है कि उसका क्या महत्व है हमारे जीवन में। अब आइए क्या बताते हैं। मुझे बीज और खाद खरीदने के लिए बीज गोदाम जाना पड़ा। बीज गोदाम के कर्मचारी शहर गए हुए थे, इसलिए मैं भी शहर चला गया। दूसरे दिन मुझे अपने खेतों में अच्छे हलों से जुताई करानी थी। अच्छे हल शहर में मिलते हैं, इसलिए मैं फिर शहर पहुंचा। तीसरे दिन मुझे नहर में एक नया पाइप लगवाने की ज़रूरत जान पड़ी। उसके लिए बड़े इंजीनियर का हुक्म लेना पड़ता है, वे शहर में रहते हैं, इसलिए मैं फिर शहर गया। चौथे दिन कुछ कीटनाशक दवाइयाँ खरीदने के लिए मुझे शहर का चक्कर लगाना पड़ा। फिर मुझे कृषि विभाग के एक कर्मचारी की शिकायत करने के लिए शहर जाना पड़ा। इसलिए एक दिन मैंने कृषि शास्त्र की सब किताबें एक बैग में बंद की और अपनी कार ड्राई की पतलून और रंग बिरंगी छापेदार बूशर्ट पहनी, फेल्ट कैप लगाई और चाचा से कहा, देखिए यह खेती का काम है कि बिना शहर गए इसे साधना कठिन है, इसलिए मैं शहर जा रहा हूँ, वहीं रहूँगा और वहीं से वैज्ञानिक ढंग की खेती करूँगा। मतलब यह और समझ रहे हैं, लेखक समझ रहे हैं कि अगर अच्छे हल खेत जोतना होगा तो अच्छे हल कहाँ मिलेंगे, तो शहर में ही मिलेंगे, इसलिए मुझे शहर जाना चाहिए। अगर पाइप लगवाना होगा तो मुझे अच्छे किस्म का पाइप भी शहर में ही मिलेगा, इसलिए मुझे शहर जाना चाहिए। सही कीटनाशक दवा खरीदनी होगी तो उसके लिए भी मुझे शहर जाना पड़ेगा। तो इन सारी चीज़ों को कृषि विभाग के कर्मचारी से अगर शिकायत करना होगा तो मुझे उसके लिए भी शहर ही जाना पड़ेगा। इस तरह से सारी बातों को
समझते हुए उन्होंने सोचा कि सबके लिए मुझे शहर ही जाना पड़ेगा, इसलिए मैं शहर ही जाकर अच्छे प्रकार की खेती करूँगा। किस ढंग से? वैज्ञानिक ढंग से। चाचा ने प्रसन्नतापूर्वक हंसकर कहा, जैसे खूंटे से छूटी हुई घोड़ी भूसे के ढेर पर मुंह मारती है, जैसे धूप में बंधी हुई भैंस तालाब की ओर दौड़ती है, वैसे ही तुम्हारा शहर की ओर जाना बड़ा स्वाभाविक और उचित है। मतलब प्रसन्नतापूर्वक चाचा जो है खूब खुश होकर हंसकर कहते हैं, जिस प्रकार खूंटे से छुरी हुई घोड़ी को अगर खूंटा से हटा दिया जाए तो वह क्या होता है, भूसे की तरफ जाती है, अपने खाने के सामान खोजती है। और धूप में बंधी हुई भैंस, धूप में अगर बंधी हुई है भैंस, उसको अगर छोड़ दिया जाए तो भैंस को क्या है, पानी पसंद है, तो वह पानी खोजने के लिए तालाब की ओर दौड़ती है। दो चीज़ की उपमा दी गई है, दो चीज़ का उदाहरण दिया गया है। तो जिस प्रकार घोड़ी भूसे की तरफ जाती है, जिस प्रकार भैंस जो है तालाब की ओर जाती है, उसी प्रकार तुम्हारा भी क्या है, शहर जाना क्या है, स्वाभाविक है, इसलिए कि तुम शहर में रहने के आदी हो गए हो। मैं आदमी पहचानने में कभी चूक नहीं करता, पर तुम्हें पहचानने में ही मुझसे पहली चूक हुई। जाओ शहर में ही रहकर खेती करो। फिर उनके चाचा ने कहा, कि मुझे आदमी पहचानने में कोई चूक नहीं होती, लेकिन मैंने तुमको पहचानने में क्या किया, चूक किया। तो यह दो बार चूक करने की बात आई है, और पाठ का नाम भी चूक है, पहली चूक। तो पहली चूक लेखक से भी हुआ है, वह किसान से बातचीत करने के क्रम में, जिसमें वह बाजरा को एक आदमी समझते हैं, और फिर यहाँ उनके चाचा के द्वारा भी उनको आदमी समझने में यह चूक होती है। तो फिर चूक का मतलब आप समझ गए होंगे जो क्यों आया है। मैंने भी प्रसन्न मुद्रा में कहा, नहीं चाचा, चूक आपसे नहीं हुई है, पहली चूक तो मुझी से हुई थी, जो मैंने बाजरे को पहले आदमी समझा और बाद में उसे छायादार पेड़ समझता रहा। पर कोई बात नहीं, अब मैं शहर में रहकर बाजरे के विषय में अपनी रिसर्च करूंगा और बताऊंगा कि किस खाद के प्रयोग से बाजरे की लताओं में मीठे और बड़े बड़े फल लाए जा सकते हैं। फिर दोनों में के बीच, चाचे और भतीजे में क्या होती है, फिर बातचीत होती है, और फिर कहते हैं, नहीं चाचा, भूल आपसे नहीं हुई है, भूल हमसे हुई है ना। क्या भूल हुई है कि मैंने बाजरे को एक आदमी समझ रखा था, है ना, और आदमी समझ रखा था, और फिर क्या समझा, छायादार पेड़ समझता रहा। लेकिन अब उसके बारे में यह भी बता रहे हैं कि मैं शहर जाऊंगा और इस पर रिसर्च करूंगा कि बाजरा में जो मीठे मीठे फल लगते हैं वह किस कारण से लगते हैं। इस प्रकार हम दोनों ने प्रसन्नतापूर्वक एक दूसरे से विदा ली। मैं सीटी बजाता हुआ स्टेशन की ओर चल दिया और वे बैलों की पूंछ उमेटते हुए खेत की ओर चल दिए। तो इस तरह से ये पाठ के द्वारा यह बताया गया है जो किसान और शहर के लोग में क्या फ़र्क है। खेती करना, किसान रहकर खेती करना और फिर शहर में रहकर खेती करना, दोनों में फ़र्क है। एक शिक्षित आदमी खेती करता है तो खेती के एक एक चीज़ को बारीकी से समझना पड़ता है, जो किस पौधे का क्या नाम है, उसमें क्या क्या होता है, उसकी क्या क्या लाभ हैं, कौन कौन से खेत में लगेंगे, उसमें सिंचाई के क्या साधन है। इस तरह से खेती के बहुत सारे तौर तरीके हैं, उनको समझने की ज़रूरत होती है। इस पाठ में दोनों के भूल को दिखाया गया है और एक व्यंग्यपूर्वक मजाकिया तौर पर ये क्या है कहानी बताया गया है या समझाया गया है ना। इस तरह की बात होती है। इस पाठ के द्वारा हम लोगों को यही समझाया गया है ना, जो किस प्रकार खेती करना चाहिए और शहर के लोग और गांव के लोग में क्या अंतर है खेती करने में। ठीक है, इस तरह से आपका ये पाठ समाप्त हो गया और इस पाठ के प्रश्न उत्तर के लिए हम लोग अगले वीडियो में चलेंगे। अगले वीडियो में इसका प्रश्न उत्तर जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।